राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हमारी ये 6 नंबर की क्लास होगी। मुझे लग रहा है आदिकाल से हमने 5 क्लासें ले लिया है, मतलब 5 क्लासें इनमें से रिलेटेड हो गई हैं, जिसमें आदिकाल की 3 क्लासें हुई हैं। बाकी हमने 2 में काल विभाजन और नामकरण देखा था। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और धीरे धीरे समझ में भी आने लगेंगी चीज़ें। तो हमने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य ये सब देख लिया था। जैन साहित्य भी हमने देख लिया था। आज हमें जैन साहित्य से आगे देखना था, लौकिक साहित्य देखना था ना। तो चलिए लौकिक साहित्य पे आते हैं। जैन साहित्य हो गया था, लौकिक साहित्य यहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जैन एवं सिद्ध साहित्य धर्माश्रित होने के कारण तथा रासो साहित्य राज्याश्रित होने के कारण सुरक्षित रह गया। परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य की भी रचना हुई, लेकिन वह लोकाश्रित होने से सुरक्षित न रह सकी। अब जैन साहित्य था, सिद्ध साहित्य था, ये धर्माश्रित थे, रासो साहित्य राज्याश्रित था, तो इसके कारण ये सुरक्षित रह गया। लेकिन जो लौकिक साहित्य था ये लोकाश्रित था और ये सुरक्षित न रह पाया। अनेक कारणों से वह साहित्य लुप्त हो गया। विभिन्न लोकगीतों के माध्यम से लोक में जो थोड़ा बहुत शेष रह गया, उसमें इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लौकिक साहित्य भी लोक प्रचलित रहा है। उपलब्ध लोक साहित्य में ढोला मारूरा दूहा, बिसलदेव रासो, बसंत विलास, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, अमीर खुसरो की रचनाएं, विद्यापति की पदावली को देख के तत्कालीन लोक साहित्य के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। तो अब देखेंगे हम ढोला मारूरा दोहा। राजस्थान में जन जन को कष्टहार ढोला मारूरा दोहा है, जिसमें कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पूगल के राजा पिंगल की रूपवती कन्या मारवाड़ी की प्रेम कथा है। यद्यपि मूल कथा का संबंध ऐतिहासिक व्यक्तियों से है, किंतु राजस्थान के लोक जीवन से जुड़ने के कारण यह काव्य कृति पश्चिमी राजस्थान में अति लोकप्रिय रही। यह एक लोक गाथा काव्य है जो राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। राजस्थान में ढोला और मारवाड़ी को प्रेम के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है। संदेश रासक एवं विशलदेव रासो की भांति यह भी एक विरह काव्य है, जिसका कथासार इस प्रकार है। आइए इसकी स्टोरी जानते हैं। बचपन में ही ढोला और मारवाड़ी का विवाह हो जाता है। युवा होने पर मारवाड़ी अपने बचपन के पति ढोला की चर्चा सुनती है तो उसके विरह में व्याकुल हो जाती है। वह अपने पति का पता लगाने के लिए कई संदेशवाहक भेजती है, लेकिन लौट के कोई नहीं आता। सभी संदेशवाहकों को मारवाड़ी की सौत मालवड़ी मरवा देती है और ढोला तक संदेश पहुंचने नहीं देती। मारवाड़ी की सौत थी सौतन मालवड़ी, जो बड़े हुए थे ढोला तो मालवड़ी से शादी हो गई थी। अंत में मारवाड़ी लोकगीत के गायक ढाढ़ी को संदेश देकर भेजती है और वह ढोला तक पहुंचने में सफल हो जाती है। ढाढ़ी के प्रयत्न से ढोला और मारवाड़ी का पुनर्मिलन होता है। ढोला मारूरा दोहा में परंपरागत 12 मासा का वर्णन नहीं मिलता। इसमें केवल पावस ऋतु का वर्णन है और वह भी विस्तार से। ढोला मारूरा दोहा में मारवाड़ का वास्तविक जीवन प्रतिबिंबित हो उठा है। इसमें राजस्थानी जनजीवन, प्रकृति, समाज, वातावरण, लोकाचार एवं लोक विश्वासों के जैसा सरस, सजीव और स्वाभाविक चित्र
उभरा है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। शैली की दृष्टि से ढोला मारूरा दोहा लोक गीतों की श्रेणी में आता है। तो ये स्टोरी याद रखिएगा, और ढोला मारूरा दोहा के बारे में लिखने को आया लौकिक साहित्य के बारे में तो आप लिख सकते हैं। तो ढोला मारूरा दोहा आप लोगों को क्लियर हुआ। इसके बाद अब हम देखेंगे बिसलदेव रासो। हिंदी के आदिकाल की इस श्रेष्ठ रचना के रचनाकार नरपति नाल हैं। यह एक प्रेम काव्य है जिसमें संयोग वियोग के गीत गाए गए हैं। इस कृति में अजमेर के चौहान राजा विग्रह राज बिसलदेव तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरल एवं सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। राजा बिसलदेव अपनी नवविवाहिता रानी राजमती के व्यंग बाणों से रुष्ट होके उड़ीसा चले जाते हैं तथा 12 वर्ष तक लौटकर नहीं आते। पति के वियोग से अत्यंत दुखित रानी एक पंडित द्वारा अपने पति बिसलदेव को संदेश भेजती है और अंत में बिसलदेव के लौट आने पर दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। संपूर्ण कथा 120 छंदों और 4 खंडों में विभक्त है। 120 नहीं 125 छंदों में है, यहाँ 125 करेंगे, इसे सुधारेंगे। 125 छंदों में संपूर्ण कथा है और 4 खंड तो सही दिया है, 4 खंडों में है। बिसलदेव रासों में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बड़ा ही सुंदर एवं हृदयग्राही वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे, यही सब तो आपको लिखना है। प्रेषित पतिका की विरह व्यंजना बड़ी मार्मिक बन गई है। 12 मासा वर्णन के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण बड़ा ही सजीव बन गया है। विरह काव्य होने के कारण बिसलदेव रासों में संयोग के मांसलतापूर्ण चित्तों का प्रायः अभाव है। इस काव्य की नायिका राजमती की आत्मा विद्रोहिणी मन अभिमानी और जबान प्रखर है। जो राजमती है, जो नायिका है इसकी, वो कैसी है तो विद्रोहिणी मन की है और थोड़ी अभिमानी और जबान की प्रखर है। उनका चरित्र बड़ा ही सजीव तथा विलक्षण बन पड़ा है। मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिखती है। अभिव्यक्ति की ताजगी और भागों की तीव्रता के कारण यह रचना लोकमानस में अपना अक्षुभ स्थान बनाए हुई है। तो बिसलदेव रासों के बारे में ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। लिखने को आएगा तो आप बिसलदेव रासों के बारे में लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब आता है बसंत विलास। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न प्रमाण देके बसंत विलास का रचनाकाल 13वीं से 14वीं शती के मध्य का माना है। इस कृति के रचयिता का पता नहीं चल पाया। यह एक अत्यधिक सरस साहित्य कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। इस रचना में 84 दोहों में बसंत ऋतु और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी वर्णन हुआ है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त रूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रवाहित करता है। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश के शब्दों में कि स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अजस्त्र बहती मदोन्मत्तता का इस काव्य में जैसा वर्णन मिलता है वैसा रीतिकालीन हिंदी कवि भी नहीं कर सके। इसकी भाषा सरस ब्रज भाषा है जिसका विकास परवर्ती भक्तिकालीन कृष्ण काव्य में और रीति काव्य में दिखाई देता है।
तो बसंत विलास के रचनाकाल का पता नहीं चलता है। संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया है और 84 दोहों में वसंत का जो ऋतु है उस पे स्त्रियों के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी वर्णन हुआ है और माता प्रसाद गुप्त ने इसका समय 13वीं से 14वीं शती के मध्य माना है। इसकी भाषा सरस ब्रज भाषा जैसी है, लेकिन पूरी ब्रज भाषा भी नहीं है। तो ये थी आपकी बसंत विलास। इसके बाद आती है राउल वेल। बहुत इंपॉर्टेंट है राउल वेल। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। हिंदी की पहली चंपू रचना पूछेगी तो आपको राउल वेल ही बताना है। इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। विद्वानों ने इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना है। राउल वेल का रचनाकाल विद्वान क्या मानते हैं? 10वीं शताब्दी मानते हैं। इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है और फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति से ही हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। तो जो राउल वेल है इसकी भाषा में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं और भाषा राजस्थानी प्रधान है। कवि ने विषय वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। नायिका राउल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप में जितनी सुंदर है उतनी सहज सुंदर उसकी सज्जा भी है और इस सौंदर्य के अनुकूल ही उसकी भाव दशा भी है। तो ध्यान रखेंगे, राउल वेल रोड़ा ने लिखा है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है और इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना गया है। इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। राउल के सौंदर्य का वर्णन शुरुआत में कवि ने पद्य में किया है, बाद में गद्य में कर दिया है और इस कृति से ही हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा आरंभ होती है। तो राउल वेल के बारे में ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। यही सब तो प्रश्न बनेंगे, दे देगा राउल वेल के बारे में कुछ लिखने के लिए या लौकिक साहित्य के बारे में, तो आपको जानकारी रहेगी तभी तो लिखेंगे और इससे आपको जानकारी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। जो हम क्लास कर रहे हैं पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ऐसे पूरा आदिकाल से ऐसे आधुनिक काल तक हम जाएंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण आती है दामोदर शर्मा। इस ग्रंथ की रचना दामोदर शर्मा ने की है और 12वीं शताब्दी का यह एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो ये आदिकाल में व्याकरण ग्रंथ कौन सा लिखा गया तो पूछा जाता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा गया। ध्यान रखेंगे, इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की तत्कालीन संस्कृति और भाषा आदि पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इसकी भाषा के अध्ययन से तत्कालीन गद्य और पद्य दोनों शैलियों में हिंदी भाषा में तत्सम पदावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। अतः हिंदी भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में ये ग्रंथ अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप ये। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचनाकाल दामोदर शर्मा है, 12वीं सदी का महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की तत्कालीन संस्कृति और भाषा आदि पे पर्याप्त प्रकाश डाला गया है और इसकी भाषा के अध्ययन से तत्कालीन गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम पदावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। अतः हिंदी भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में ये जो ग्रंथ है सहायक सिद्ध हुआ है। अब आता है वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है। मैथिली हिंदी में रचित ये एक गद्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिल कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी और यह एक शब्दकोश नुमा ग्रंथ है, परंतु सौंदर्य ग्राहिणी प्रतिभा भी इसमें निहित है। उसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिकता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियां मिलती है। हिंदी गद्य के विकास में राउल वेल के पश्चात
वर्ण रत्नाकर का भी योगदान कम नहीं कहा जा सकता। तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी रचना मानी है 14वीं शताब्दी में हुई होगी। तो ध्यान देंगे वर्ण रत्नाकर को, यह एक शब्दकोशनुमा ग्रंथ है। अब 5वें नंबर पे आती हैं अमीर खुसरो की रचनाएं, फिर विद्यापति की पदावली और लौकिक साहित्य की सामान्य विशेषताएं फिर आएंगी। तो हम अमीर खुसरो की रचनाएं देख लेते हैं। आदि काल में शिष्ट हास्य तथा विनोद मूलक रचनाएं खड़ी बोली में प्रस्तुत करने का श्रेय अमीर खुसरो को है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो प्रथम कवि हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। खुसरो अनेक भाषाओं के विद्वान थे। तुर्की, अरबी, फारसी, ब्रज और खड़ी बोली पे इन्हें समान अधिकार प्राप्त था। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना ही उनके साहित्य का उद्देश्य था। कविता के राजाश्रय में पलने के कारण सामान्य जनता से उनका संबंध टूट चुका था। खुसरो के प्रयत्न से वह फिर से जनसामान्य के समीप आ गई। इनके विषय में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक कथन सटीक जान पड़ता है। चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों में गूंज रही थी और प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण सदैव स्मरणीय रहेगा। खुसरो द्वारा रचित 100 के लगभग रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु उपलब्ध रचनाओं की संख्या 20-22 से अधिक नहीं है, जिनमें फुटकर, पहेलिया, मुकरिया, दो सखुने, ढकोसला आदि प्रसिद्ध है। इनके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे पहेली देख लीजिए। एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, चारों तरफ वह थाली फिरे और मोती एक भी नीचे न गिरे। तो ये आकाश के बारे में कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे, एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, चारों तरफ वह थाल भिरे और मोती नीचे एक भी न गिरे। इसके बाद है एक कहानी मैं बहूं, सुन ले तू मेरे पूत, अब बिना परो के वह उड़ गया, बांध गले में सूत। तो इसका तात्पर्य होगा पतंग, कि एक कहानी मैं बहूं, सुन ले तू मेरे पूत, अब बिना परो के वह उड़ गया, बांध गले में सूत, पतंग होगा। तो 2 इनकी पहेलियाँ हमने देखी। अब इनकी मुकरिया देख लीजिए। 2 मुकरिया है कि वह आवे तब शादी होए, और उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे बाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। फिर है जब मेरे मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, पढ़त फिरत वह विरह के अक्षर, सखी साजन ना सखी मच्छर। तो ये इनकी मुकरिया है। इसके बाद इनके 2 सखुने देख लीजिए। 2 ये भी है कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, क्यों क्योंकि फेरा न था। ब्राह्मण प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, क्योंकि लोटा न था। तो ये इनके 2 सुखने हैं। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, ब्राह्मण प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। फिर इनका ढकोसला देख लीजिए। ढकोसला भी लिखे अमीर खुसरो। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। तो ये क्या है, खुसरो का ढकोसला है। तो अमीर खुसरो को हमने देखा। अब आती है विद्यापति की पदावली और लौकिक साहित्य की सामान्य विशेषताएं।
तो लौकिक साहित्य की विशेषताएं हम देख लेंगे, फिर रासो काव्य आएगा, रासो काव्य देखेंगे। इसके बाद मुझे लग रहा है आदिकाल समाप्त हो जाना चाहिए। देख लेते हैं कितना है रासो काव्य। हाँ, रासो काव्य के बाद आपका आदिकाल समाप्त हो जाएगा, मतलब एक क्लास और लगेगी, फिर हम लोग भक्ति काल पे आ जाएंगे। और आप लोग आदिकाल को बहुत अच्छे से इस तरह से समझ भी रहे होंगे। हर एक जो प्रवृत्ति है सबकी विशेषता, मतलब हर एक जो भागों में बांटा गया सिद्धनाथ, जितने विभाजन किए गए हैं सबकी विशेषता आप अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, एक समझ विकसित होगी और लिखने में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इससे। तो आइए हम देख लेते हैं विद्यापति की पदावली। और हाँ, आपको बताना है कि जो भी लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं लक्ष्य बैच से जुड़ सकते हैं। ये क्लासेस जो हैं लक्ष्य बैच में आपको मिलेंगी। वहाँ आपको मैं 200 क्वेश्चन भी कराऊंगी, अपने हाथों से लिखा हुआ 200 क्वेश्चन प्रश्न बनाऊंगी, उसका आंसर कराऊंगी ताकि उसमें से ही एग्ज़ाम में फंस जाए। और ये आप लोगों को मैं बनाऊंगी कि आप लोगों की समझ डेवलप हो, कि कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हो या कुछ बने प्रश्न तो आप लिख सकें, अपने मन से भी बना के भी कुछ लिख सके। जब चीज़ों को समझे रहेंगे तो लिख लेंगे। तो आपको क्लासें बहुत अच्छी मिलेंगी लक्ष्य बैच में। मेंस की जिनको तैयारी करनी है, जिनका भी मेंस क्वालिफाई हुआ है, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे एमआरएस हो, एमआरएस का तो डेट भी आ गया है, चाहे केवीएस एनवीएस हो, आप जुड़ सकते हैं। हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और लक्ष्य बैच मेंस एग्जाम के लिए ज्वाइन करेंगे, या इस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल मैसेज करेंगे, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। इस पर फी पेमेंट करके गूगल पे या फ़ोन पे करके व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, अपना नंबर और नाम बता देंगे, ऐड हो जाएंगे। फीस केवल 999 है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं या किसी कोर्स में इनरोल हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, उनके लिए केवल 299 फीस है। आप हमारे यहाँ किसी भी कोर्स में पहले जुड़े हैं तो आपके लिए फ़ीस क्या है, मात्र 299 रुपया है। तो आप भी इसी नंबर पे पेमेंट करके और जुड़ सकते हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा कोर्स में। तो आप देर मत करिए, एग्ज़ाम की डेट आ गई है, मेंस का एलटी ग्रेड का भी आया है, ये एमआरएस का तो बहुत जल्दी है, मार्च में ही है। तो तैयारी करिए, समय अब नहीं है, लापरवाही ना कीजिए। तो जिनको भी एग्ज़ाम देना है आप जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी, टेस्ट भी होगा, आपकी कॉपी भी चेक होगी, सब कुछ होगा। तो अगर एग्ज़ाम देना है मेंस का तो आप ज़रूर जुड़े, देर ना करिए। अब है विद्यापति की पदावली, इसे देखेंगे। बिहार के दरभंगा जिले में बिस्पी गांव में जन्मे विद्यापति हिंदी के आदि गीतकार माने जाते हैं। मधुर गीतों के रचयिता होने के कारण इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति महान पंडित थे। उन्होंने अपनी रचनाएं संस्कृत, अवहट्ठ और मैथिली भाषा में लिखी हैं। हिंदी साहित्य में विद्यापति की अक्षुण्ण कीर्ति का आधार उनके 3 ग्रंथ हैं। एक है कीर्तिलता, और एक है कीर्ति पताका, और एक है उनकी पदावली। तो ध्यान देंगे, विद्यापति पदावली में उन्होंने राधा कृष्ण प्रणय लीलाओं का अत्यंत हृदयहारी वर्णन किया है। और इस संबंध में इनके आदर्श कवि जयदेव रहे हैं। जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर उन्होंने पदावली का प्रणयन किया है। पदावली में इनका श्रृंगारी रूप पूर्णतः उभर के आया है। वैसे तो श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है, पर जो तन्मयता संयोग श्रृंगार के चित्रण में दिखाई देती है वह वियोग पक्ष में नहीं। वस्तुतः संयोग पक्ष के सफल गायक हैं विद्यापति, और प्रेम के परम पारखी हैं। विद्यापति अपने राधा कृष्ण संबंधी मधुर गीतों के लिए हिंदी साहित्य में सदैव अमर रहेंगी। तो ये थे विद्यापति। तो अमीर खुसरो विद्यापति भी लौकिक साहित्य में आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप ये, और इनके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं। अब लौकिक साहित्य की सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं। आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य तथा धार्मिक साहित्य के साथ साथ
साहित्य की एक अन्य धारा भी प्रवाहित होती दिखाई देती है, जिसे लौकिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। राज्याश्रय और धर्माश्रय से सर्वथा विमुख ये साहित्य लोकाश्रय में पुष्पित एवं पल्लवित हुआ है। इस साहित्य की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है, आइए देखते हैं। स्वांतः सुखाय सृजन। आदिकाल का लौकिक साहित्य न तो रासो साहित्य के समान राजाओं सामंतों की वीरता का वर्णन करने के लिए लिखा गया और न धार्मिक साहित्य के समान किसी विशिष्ट धर्म या मत के प्रचार के लिए लिखा गया। यह कवि के भावों का सहज आविष्कार है, चाहे वह रोड़ा कवि का राउलवेल हो या विद्यापति जैसे राजासित कवि की पदावली साहित्य हो या ढोला मारूरा दुहा या बसंत विलास जैसे गुमनाम कवियों का साहित्य हो। इसकी अभिव्यक्ति पर कोई बाह्य प्रयोजन का बोझ नहीं है। ये साहित्य इन कवियों का स्वांतः सुखाय सृजन है। तो इन्होंने स्वांतः सुखाय के लिए रचना किया था, राजासित में नहीं किया था। इसके बाद लोकमानस से आप्लवित साहित्य। लोक तत्व के संस्पर्श से स्वांतः सुखाय लौकिक साहित्य अत्यधिक सरस और प्रभावकारी बन गया है। रासो साहित्य में जहाँ राजाओं सामंतों के मन के हास उल्लास का चित्रण है, वहाँ इस काव्य में लोक मानस में उठने वाली हास उल्लास की तरंगे हैं। यहाँ की राजमती ढोला या राधा में सामान्य नारी अपने भाव को प्रतिबिंबित पाती है, चाहे वह भाव संयोग के हों या वियोग के। रूठे पति के उड़ीसा चले जाने के बाद राजमती जब ये कहने लगती है कि हे महेश, मुझे स्त्री का जन्म तुमने क्यों दिया, देने के लिए तुम्हारे पास और भी अनेक जन्म थे, तो उसमें केवल राजमती की ही वेदना की अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि वासनाभिभूत पुरुष के स्वार्थ और कामुकतामयी रसिकता की शिकार तत्कालीन हर नारी की आत्मा का करुण क्रंदन एवं चित्कार अभिव्यक्त होता है। ढोला मारूरा दुहा की मारू की वेदना भी तत्कालीन नारी वेदना का ही एक और स्तर है। इन कृतियों में वर्णित प्रेम महज एक शरीराकर्षित वासना नहीं है और अशरीरी काल्पनिक भी नहीं है, वह एक लौकिक भाव है जिसमें मन और शरीर अभिन्न है। रासो और धार्मिक साहित्य तत्कालीन राजनैतिक धार्मिक परिवेश की उपज है और लौकिक साहित्य तत्कालीन जन समाज की सांस्कृतिक गरिमा को अभिव्यक्त करता है। इसके बाद संयोग और वियोग का सरस चित्रण देख लीजिए, इन्होंने किया है लौकिक साहित्य के रचनाकारों ने। आदिकालीन लौकिक साहित्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का सरस चित्रण हुआ है, चाहे वसंत विलास हो या विद्यापति की पदावली का संयोग श्रृंगार मात्र इस काल को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परवर्ती काव्य को भी पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है, मतलब बाद की भी रचनाओं को प्रभावित करता है। बसंत विलास में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हुआ है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। और विद्यापति की पदावली में संयोग श्रृंगार की सभी क्रीड़ाओं भावों का अनुपम चित्रण हुआ है। विद्यापति संयोग श्रृंगार के कवि हैं। संयोग श्रृंगार का इतना बेजोड़ चित्रण रीति काल में भी दुर्लभ है। लौकिक साहित्य का श्रृंगार जितना पुष्ट है, उससे अधिक कहीं वियोग श्रृंगार समृद्ध है। बिसलदेव रासो ढोला मारूरा दुहा विरह वेदना के सहज और स्वाभाविक उच्छ्वास हैं। अब आता है नक्सिक वर्णन और परंपरा का प्रणयन। आइए हम इन्हें देखते हैं। राउलवेल आदिकालीन लौकिक साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसी रचना से हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है।
बिसलदेव रासो, बसंत विलास, ढोला मारूरा दूहा और विद्यापति की पदावली में इस परंपरा का विकास देखा जा सकता है। यहाँ एक बात विशेष स्मरणीय है कि राउल, राजमती और मारू का नक्सिक वर्णन कहीं भी उद्दाम रूप में नहीं हुआ है। इन नायिकाओं के सौंदर्य वर्णन में कुलीना गृहिणी की मर्यादा को अबाधित रखा गया है। इसके बाद है प्रकृति चित्रण। आदिकालीन लौकिक साहित्य में प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में पर्याप्त मात्रा में हुआ है। श्रृंगार और प्रकृति का रिश्ता अटूट है। बिसलदेव रासों में 12 मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का कार्य करते हैं। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में बिजलियां, बादल प्रिय विहित नायिका की वियोग दशा के वर्णन में 4 चांद लगा देते हैं। बसंत विलास में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रवाहित करता है। तो प्रकृति चित्रण हमने देखा कि रासो साहित्य में प्रकृति चित्रण भी मिलता है। अब है गेयता एवं संगीतात्मकता। तो आइए रासो लौकिक साहित्य में गेयता एवं संगीतात्मकता भी देखने को मिलती है, वो भी हम देखते हैं। भाव प्रवणता स्वयं गेय होती है, इसीलिए इस धारा की लगभग सभी रचनाओं में गेयता और संगीतात्मकता पाई जाती है। नारी के सहज श्रृंगार से लेके उसके मानसिक सौंदर्य तक पहुँचने की प्रवृत्ति आदिकालीन लौकिक साहित्य में प्रस्फुटित हुई है। नक्सिक वर्णन, विरह के विभिन्न रूप, विरहणी नायिका द्वारा प्रियतम के पास संदेश प्रेषण, ये लौकिक साहित्य के विभिन्न आयाम हैं। इसी कारण गेयता और संगीतात्मकता का समावेश इसमें हुआ है। इसके बाद बोली भाषा का परिष्कार। आदिकालीन लौकिक साहित्य में तत्कालीन काव्य भाषा की अपेक्षा जन बोलियों का प्रयोग हुआ है। इस धारा की प्राचीनतम कृति राउल वेल से मात्र लौकिक साहित्य की परंपरा ही शुरू नहीं होती, बल्कि बोलचाल की भाषा का साहित्य के लिए प्रयोग करने की एक परंपरा भी शुरू हो जाती है। बिसलदेव रासो, ढोला मारूरा दूहा और विद्यापति की पदावली में भी तत्कालीन स्वीकृत काव्य भाषा से हटके बोलचाल की भाषा का सरस और सशक्त प्रयोग हुआ है। तो ये रहा आपका लौकिक साहित्य। हमने लौकिक साहित्य देखा, लौकिक साहित्य की विशेषताएं देखी, और पिछली क्लासों में हमने ऐप पर जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य देख लिया है। अब बचा है रासो साहित्य, जिसे अगली वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, जो ऐप पर आप लोगों को मिलेगा। फिर आदिकाल हमारा समाप्त हो जाएगा, हम आ जाएंगे भक्ति काल में। फिर भक्ति काल देखेंगे, भक्ति काल, रीति काल दोनों इसी महीने में ख़त्म हो जाएगा, फरवरी में ही। मार्च में 10-15 मार्च तक पूरा आधुनिक काल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दृष्टि नोट्स शुरू किया जाएगा पढ़ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ानी है और मेंस की एकदम शानदार तैयारी करानी है। कुछ नहीं, बस आपको 999 खर्च करने हैं। जो लोग नए हैं, और बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। इतने में आपको एक बुक भी नहीं मिलेगी बढ़िया। आप नोट्स भी मंगाएंगे तो बहुत महंगी महंगी आती हैं बुकें मेंस के लिए। तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कोर्स रहेगा और हर चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। टेस्ट भी होगा, क्वेश्चन भी अभी आप लोगों को कराऊंगी। अभी आज ऐप पर 2 क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को मिलेगा, और फिर सारा जो आज है, आज PDF भी मिल जाएगा क्वेश्चन का, और ये PDF भी आप लोगों को मिलेगा ऐप पर कोर्स में, या जो लक्ष्य ग्रुप है उसमें। तो आप लोग पढ़ेंगे और मन लगा के तैयारी करेंगे। एग्ज़ाम बहुत करीब है, एक एक दिन घटता जा रहा है, समय नहीं है। तो प्ले स्टोर से सभी लोग हिंदी टीचर्स एकेडमी डाउनलोड कर लेंगे। बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ेंगे, जो लोग जुड़ गए हैं मन लगा के पढ़ें। नंबर यही है 94 52 86 93 35। तो इसी पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।